बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास 10 का जो है वो टेस्ट पेपर सीरीज़ का लास्ट टेस्ट पेपर करेंगे, जो टेस्ट पेपर नंबर 3 है। और स्टूडेंट्स, इसका जो सिलेबस है वो इनफैक्ट हमारी क्लास 10 की जो टेक्स्ट बुक है उसका कंप्लीट जो बुक है उसके अंदर तमाम जो चैप्टर्स मौजूद हैं वो तमाम चैप्टर्स आज के टेस्ट पेपर के अंदर शामिल होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको टेस्ट पेपर 3 का सोल्यूशन बताऊंगा और आप मेरे साथ साथ देखिएगा कि आपने जो क्वेश्चंस के आंसर लिखे हैं वो आंसर किस हद तक आपके ठीक हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज का जो सोल्यूशन है उसको हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्लास 10 का हमारा टेस्ट पेपर नंबर 3 है जिसमें हमारी पूरी बुक इंक्लूडेड है। उसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये आपको बताऊंगा कि हमारे जो पेपर होता है एग्जाम पेपर, उसके अंदर आपके बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव पार्ट्स आपका जो 10 मार्क्स का होता है और आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो आपका 40 मार्क्स का होता है। तो ऑल टुगेदर आपका जो एग्जाम पेपर होता है वो 50 मार्क्स का होता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसमें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पार्ट को, जिसके अंदर क्वेश्चन 1 है हमारा, चूज द करेक्ट आंसर। सर, इसके अंदर होता ही है कि हमें एक स्टेटमेंट अवेलेबल होती है। हमने उस स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिस तरह इस केस के अंदर हमारे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, हमने बेस्ट जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करनी है और आंसर में लिखना होता है कि ये आंसर सही है। और स्टूडेंट्स, इसके लिए कुछ टिप्स आप लोगों ने याद रखनी है। पहली टिप ये है कि आपकी जो क्वेश्चन है उसकी जो स्टेटमेंट है उसको आपने अच्छी तरह रीड आउट करना है। रीड आउट करने के बाद आपने ये समझना है कि ये स्टेटमेंट आपकी बुक के किस चैप्टर के अंदर किस टॉपिक से ली गई है। फिर उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को माइंड में लेके आएगा। उसके बाद आपने आंसर आइडेंटिफाई करना है, तो इंशाल्लाह फिर आपका आंसर जो है वो गलत नहीं हो सकेगा। देन स्टूडेंट्स, दूसरी जो टिप है वो ये कि आपके पास जो 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो चारों की चारों ऑप्शंस आपने एक दफ़ा ज़रूर रीड आउट करनी है। ऐसा नहीं कि अगर आप ये समझते कि ऑप्शन नंबर ए सही है, आपने उसको सेलेक्ट किया और बी, सी और डी ऑप्शन को आपने रीड आउट नहीं किया। आपने रीड आउट ज़रूर करना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के अंदर ये भी होता है कि आपकी ऑप्शन ए भी ठीक होती है, ऑप्शन बी भी ठीक होती है, ऑप्शन सी भी ठीक होती है और डी पे लिखा होता है ऑल ऑफ दीज। तो उस केस के अंदर अगर आप ऑप्शन ए को सिलेक्ट कर लेंगे आंसर में तो आंसर गलत होगा, आपको ऑप्शन डी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ऑल ऑफ दीज वाली ऑप्शन। और स्टूडेंट्स, तीसरी जो टिप है वो भी आपने याद रखनी है कि आपको कई दफ़ा ये होता है कि जो क्वेश्चन अवेलेबल है या स्टेटमेंट दी गई है, उस स्टेटमेंट के अंदर आपको आंसर या उससे रिलेटेड उसका हिंट ज़रूर मिल जाता है। उस आंसर को या उसके हिंट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। अगर आपने उस हिंट को आइडेंटिफाई कर लिया तो आपके लिए ईजी हो जाता है कि आप ऑप्शंस में से बेस्ट आंसर चूज़ कर सकते हैं। तो इस केस में आपका जो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो सिंस ये टिप्स याद रखें जब भी आप MCQs को हल करें। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। टू डिवाइड द लार्ज प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉल सब प्रॉब्लम इज कॉल्ड। ऑप्शन ए इज टॉप डाउन डिजाइनिंग, ऑप्शन बी इज एल्गोरिथम, ऑप्शन सी इज फ्लो चार्ट एंड डी इज नन। तो आपको याद होना चाहिए कि आपकी ये बुक के किस चैप्टर में से ये इन्फॉर्मेशन ली गई है। तो इसका आंसर जो आपके पास बेस्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, टॉप डाउन डिजाइनिंग। नंबर 2 की बात करते हैं। प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड इनटू सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इज कॉल्ड। ऑप्शन ए इज टॉप डाउन डिजाइनिंग, बी इज एल्गोरिथम, सी इज फ्लो चार्ट एंड डी इज नन। और स्टूडेंट्स, जो आपके पास स्टेटमेंट है इसको अच्छी तरह आपने समझना जरूर है। समझने के बाद आप आंसर आइडेंटिफाई करें तो फिर आंसर आपका इंशाल्लाह सही होगा। तो स्टेटमेंट क्या, आपकी प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड इनटू सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। अब ये किसी चीज़ की डेफिनेशन है। किस चीज़ की डेफिनेशन है आपको आइडिया होना चाहिए, ये एल्गोरिथम की डेफिनेशन है। तो इस केस के अंदर ऑप्शन बी जो आपका आंसर है वो बेस्ट आंसर होगा। नंबर 3 की बात करते हैं। वेरिएबल नेम शुड नॉट बी लार्जर देन डैश कैरेक्टर्स। ऑप्शन ए इज 40, ऑप्शन बी 63, सी 255 एंड डी इज 65,529। और स्टूडेंट्स, ये भी चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि आपको यहाँ पे आंसर ऑप्शन ए मीन 40 कैरेक्टर्स जो है वो लार्जर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। विच स्टेटमेंट इज नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। ऑप्शन ए इज REM, बी इज लेफ्ट, सी LEN, डी ऑल ऑफ दीज। और स्टूडेंट्स, बेसिक जो कंप्यूटर लैंग्वेज है उसके अंदर आपकी कौन सी ऐसी स्टेटमेंट होती है जो नॉन एग्जीक्यूटेबल है। मीन उस स्टेटमेंट को आप मेंशन करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होती। तो आपको याद होना चाहिए कि ऑप्शन ए आपकी REM, ये जो REM की है या रिमार्क्स इसको कहते हैं आप, ये आपकी ऑप्शन जो है या ये आपकी स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट नहीं होती। इसको नॉन एग्जीक्यूटेबल जो है वो स्टेटमेंट का नाम आप दे सकते हैं। तो इस केस में आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। विच स्ट्रक्चर रिपीट्स द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। A is selection, B sequence, C loop and D is all of these। और स्टूडेंट्स, अगेन क्वेश्चन के अंदर आपको आंसर का हिंट मिल रहा है। विच स्ट्रक्चर रिपीट्स द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। रेपिटेशन की जहां पे बात है वहां पे आपको आइडिया होना चाहिए कि लूप्स की बात है।
तो इस केस में आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, लूप। तो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6, विच एरे इज कॉल्ड मैट्रिक्स एरे? ए ऑप्शन इज 1D, B is 2D, C is 3D एंड D is all of these। अब स्टूडेंट्स इसमें आपने देखना है कि मैट्रिक्स एरे किसको कहते हैं। मैट्रिक्स एरे वो होती है जिसके अंदर आपके रोज एंड कॉलम्स की शक्ल में आपको जो शो होता है। तो इसका मतलब है कि आपकी 2 डायमेंशनल जो एरे होती है उसके अंदर भी आप रोज एंड कॉलम्स के अंदर जो है अपने जो इन्फॉर्मेशन है या आउटपुट है उसको शो करते हो। तो इस केस में आपका जो ऑप्शन बी है वो आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। फंक्शन ऑलवेज यूजेस डैश एज इनपुट। ए इज एक्सप्रेशन, बी आर्गुमेंट्स, सी नेम एंड डी इज लेंथ। तो याद रखिएगा फंक्शन किसको एज ए इनपुट यूज करते हैं? आर्गुमेंट्स को यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी इस केस में आपका जो बेस्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। स्मॉल प्रोग्राम दैट हैव बीन रिटन बाय द डेवलपर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड डैश फंक्शन। ऑप्शन ए इज बिल्ट इन फंक्शन, बी स्टैंडर्ड फंक्शन, सी लाइब्रेरी फंक्शन, डी इज ऑल ऑफ दीज। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आपने 4 की 4 जो ऑप्शन है उनको रीड आउट जरूर करना है। अब इस केस के अंदर जो आंसर है वो आपको बिल्ट इन भी आ सकता है जो ऑप्शन ए के अंदर है। अगर आप इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं तो पॉसिबल है कि आपका यह आंसर गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपका आंसर ऑप्शन बी भी हो सकता है, स्टैंडर्ड भी हो सकता है, ऑप्शन सी भी हो सकता है, लाइब्रेरी भी हो सकता है, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो इस केस के अंदर आपने ऑप्शन डी को सिलेक्ट करना है क्योंकि स्मॉल प्रोग्राम्स दैट हैव बीन रिटन बाय द डेवलपर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड बिल्ट इन फंक्शन भी आप उसको कह सकते हैं, आप उसको स्टैंडर्ड फंक्शन भी कह सकते हैं, आप उसको लाइब्रेरी फंक्शन भी कह सकते हैं। तो ये ए बी सी तीनों आंसर ठीक है। तो इस केस के अंदर आपकी ऑप्शन डी जो है वो आंसर में आएगी। आपने उसी को सिलेक्ट करना है तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। नॉर्मली द रेजोल्यूशन ऑफ मीडियम रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड इज, ऑप्शन ए इज 320x200, बी इज 350x200, सी इज 350x250, डी इज 640x200। तो याद रखिएगा जो आपके मीडियम रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड होते हैं उसकी रेजोल्यूशन क्या होती है? ऑप्शन ए है 320x200। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। The statement used to select a particular pixel is, option A is pset, B is screen, C color and D is screen mode। तो याद रखिएगा इस केस के अंदर आपका जो बेस्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। pset के थ्रू आप ये काम जो है वो परफॉर्म करवा सकते हो। और स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव के अंदर आपके 10 होते हैं। अगर आपके 10 के 10 ठीक होंगे तो आपको इसमें से पूरे नंबर जो है वो मिल जाएंगे। अब स्टूडेंट्स दूसरे पार्ट की बात करते हैं दैट इज सब्जेक्टिव पार्ट जो आपको ऑल टुगेदर 40 मार्क्स का होता है। और इसके अंदर जो है वो डिफरेंट आपके क्वेश्चंस हैं, कुछ चॉइसेस आपको अवेलेबल होती हैं कि आपने कुछ क्वेश्चन जो है वो छोड़ भी आप सकते हैं। तो डिपेंड करते हैं आप कौन से क्वेश्चन छोड़ना चाहते हैं। इसके लिए आपके पास टाइम भी ज़्यादा होता है और आपने आंसर जो है वो लिखने होते हैं। उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। क्या आपके पास 6 क्वेश्चन अवेलेबल हैं, आपने कोई से बेस्ट जो 4 आंसर्स है वो आपने लिखने हैं। जो 4 क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको अच्छी तरह आते हैं आप उन्हीं के आंसर लिखिए, बाकी 2 को आप चॉइस में छोड़ सकते हैं। और फ्रेंड्स इसके अंदर आपके 4 जो क्वेश्चंस हैं उनके हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं। तो इसलिए आपने टू द पॉइंट आंसर लिखना है, मीन शॉर्ट आंसर आपने लिखना है, आपने डिस्क्रिप्शन की तरफ नहीं जाना। तो नंबर 1 इज व्हाट इज डेस्क चेकिंग? इट इज द प्रोसेस ऑफ केयरफुली ऑब्जर्विंग द वर्किंग ऑफ एन एल्गोरिथम ऑन ए पीस ऑफ पेपर फॉर सम टेस्ट डाटा। इसके अंदर सिर्फ आपने 2 या 3 लाइनों का आंसर लिखना है, टू द पॉइंट, आपने डिटेल में नहीं जाना क्योंकि यहाँ पे आपको शॉर्ट आंसर्स पूछे गए, आपसे डिटेल आंसर नहीं पूछे गए। तो अगर आप डेस्क चेकिंग की डेफिनेशन सिर्फ लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर इसमें से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। व्हाट इज सिंटैक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? द ग्रामेटिकल रूल्स फॉर राइटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड सिंटैक्स। इनफैक्ट सिंटैक्स की डेफिनेशन यहाँ पूछेगी, आपने सिर्फ सिंटैक्स की डेफिनेशन बतानी है तो आपको इसमें से पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द लिमिटेशंस ऑफ फ्लो चार्ट। आपने फ्लो चार्ट्स की लिमिटेशंस बतानी है और क्योंकि सिर्फ 2 मार्क्स है इसके तो आप इसके सिर्फ और सिर्फ 2 लिमिटेशन भी बता देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। नंबर 1 इज इट इज डिफिकल्ट टू ड्रॉ फ्लो चार्ट फॉर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एंड नंबर 2 इज इफ ऑल्ट्रेशंस आर रिक्वायर्ड द फ्लो चार्ट शुड बी रीड्रॉन। तो आप इसमें से 2 जो लिमिटेशन लिखेंगे फ्लो चार्ट की तो आपको 2 नंबर इसमें से पूरे मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। राइट एनी 2 रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। अगेन आपसे सिर्फ 2 रूल्स का पूछा गया, आपने यहाँ पे 2 रूल्स ही लिखने हैं, दोनों रूल्स लिखेंगे तब आपको 2 नंबर इसमें पूरे मिल जाएंगे। सो आंसर में नंबर 1 इज कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम एंड सेकंड इज फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल नेम मस्ट बी एन अल्फाबेट। स्टूडेंट्स रूल्स आपने और भी पढ़े थे, आपकी बुक में मौजूद भी हैं, आप और भी रूल्स लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने सिर्फ 2 रूल्स मेंशन करने, मैंने यहाँ पे 2 रूल्स मेंशन कर दिए, आप कोई और 2 रूल्स भी मेंशन कर सकते हैं जो सही हों तो फिर भी आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कमांड्स एंड स्टेटमेंट?
इसमें आपने कमांड्स की डेफिनेशन लिखते नहीं है और उसके साथ आपने स्टेटमेंट की डेफिनेशन लिखते नहीं, तो आपके 2 नंबर इसमें पूरे आपको मिल जाएंगे. सो कमांड इज द कमांड्स आर यूज्ड फॉर क्विक कंप्यूटेशन, कमांड्स आर यूज्ड इन डायरेक्ट मोड, कमांड्स आर लॉस्ट देमसेल्व्स आफ्टर कैलकुलेशन. स्टेटमेंट की बात करते हैं. स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू राइट प्रोग्राम्स, स्टेटमेंट्स बिगिन विद अ लाइन नंबर. क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं. डिफाइन प्रिंट स्टेटमेंट. बेसिक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट है वो क्या करती है, आपने उसकी डेफिनेशन यहाँ लिखनी है. सो प्रिंट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू प्रिंट द रिजल्ट्स ऑन द स्क्रीन. और साथ उसका आप सेंटेक्स लिख सकते हैं जो प्रिंट होता है और आगे आपने लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन लिखनी होती है, और लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन अगर ज़्यादा है तो फिर आप सेमी कॉलम से उसको सेपरेट कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स ये आपके पास थे शॉर्ट आंसर्स. मेन 6 क्वेश्चन थे, आपने इसमें से कोई से 4 के शॉर्ट आंसर्स लिखने थे. हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का था. उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, अगेन राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ भी आपके पास 6 क्वेश्चन अवेलेबल होंगे और आपने 4 जो हैं बेस्ट आपको आते हैं जिनके आंसर, वो अपने आंसर यहाँ मेंशन करने हैं. और अगेन दीज आर शॉर्ट आंसर्स. आपने शॉर्ट आंसर लिखने क्योंकि हर क्वेश्चन के जो आंसर है उसके 2 मार्क्स हैं, उसके ज़्यादा मार्क्स नहीं है, इसलिए आपने टू द पॉइंट आंसर लिखने हैं, आपने डिटेल के अंदर नहीं जाना. तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं. व्हाट इज एन इफ देन एल्स स्टेटमेंट? इफ देन एल्स इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट used to implement the selection structure. This statement is used to select one out of 2 alternatives. अब इसके साथ आप इसके सेंटेक्स लिख सकते हैं ताकि आपको कंप्लीट 2 नंबर जो इजीली मिल जाए. तो सेंटेक्स इसका क्या है? इफ के बाद आप एक्सप्रेशन देते हैं कोई, देन जो भी स्टेटमेंट आपने करवानी है एग्जीक्यूट, और एल्स अगर देन के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो तो एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए. तो इस तरह आप इसका सेंटेक्स भी मेंशन करेंगे तो आपको पूरे इसमें से 2 नंबर मिल जाएंगे. तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं. व्हाट इज फॉर नेक्स्ट लूप? लूप की बात है और फॉर नेक्स्ट लूप के बारे में तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए क्या होता है. डेफिनेशन देखते हैं. फॉर नेक्स्ट लूप इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट द लूप स्ट्रक्चर. दिस लूप इज यूज्ड टू रिपीट द स्टेटमेंट और ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर द नंबर ऑफ टाइम्स स्पेसिफाइड. अब इसके साथ इसका आप सेंटेक्स लिख देंगे तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे. तो सेंटेक्स क्या है? फॉर वेरिएबल इज इक्वल टू एक्स टू वाई स्टेप जेड तक, देन स्टेटमेंट्स होती हैं और फिर नेक्स्ट और आगे उसका वेरिएबल आप मेंशन करते हो. तो ये नंबर आप पूरे लेने के लिए आप इसको कंप्लीट लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं. व्हाट इज व्हाइल वेंड लूप? द व्हाइल लूप कीप्स रिपीटिंग एन एक्शन अंटिल एन एसोसिएटेड कंडीशन बिकम्स फॉल्स. दिस इज यूजफुल वेयर द प्रोग्रामर डज नॉट नो इन एडवांस हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड. स्टूडेंट्स ये की पॉइंट है, ये आपने जरूर इसके अंदर मेंशन करना है, अदरवाइज फिर फॉर नेक्स्ट और व्हाइल वेंड के अंदर कोई डिफरेंस नहीं रहेगा. तो आपने ये जरूर मेंशन करना है कि व्हाइल वेंड लूप को क्यों यूज़ किया जाता है. अब इसका सेंटेक्स देख लीजिए. वाइल का एक्सप्रेशन और देन उसके बाद लूप स्टेटमेंट्स होती हैं और फिर आप वेंड का कीवर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए. तो अब ये आंसर लिखेंगे तो आपको पूरे 2 नंबर इसमें से मिल जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं. राइट एन एग्जाम्पल ऑफ 1D या 1 डायमेंशनल इरे. इसके एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा. मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम मेंशन किया हुआ है, आप लोग कोई और प्रोग्राम भी लिख सकते हैं. सिर्फ एग्जाम्पल आपने देनी है 1 डायमेंशनल इरे की. 2 डायमेंशनल इरे की आपने एग्जाम्पल नहीं देनी, 1D की इरे आपने एग्जाम्पल देनी है. तो आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं. अगर उसका सेंटेक्स ठीक है, लॉजिक ठीक है, तो वो आंसर आपका ठीक होगा. मैं यहाँ पे जो मेंशन है वो लिख देता हूँ, बता देता हूँ आपको. लाइन नंबर 10 के ऊपर फॉर k इज इक्वल टू 1 to 4, आपने k एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया जो आपका लूप चलेगा 1 से लेके 4 तक. 20 लाइन नंबर पे इनपुट करेंगे आप, एंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट, और उसके बाद आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया एन $साइन. $साइन आपको पता है किस लिए होता है, आपका स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है. उसके बाद k है. देन लाइन नंबर 30 के ऊपर नेक्स्ट k. लाइन 40 के ऊपर फॉर k इज इक्वल टू 1 to 4 अगेन आपने किया. 50 के ऊपर आपने प्रिंट कर दिया $k को, और 60 के ऊपर आपने नेक्स्ट k किया, और 70 पे आपने प्रोग्राम को एंड कर दिया. तो ये आपकी 1 डायमेंशनल इरे की जो एग्जाम्पल है. आप कोई और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, डजेंट मैटर, लेकिन उसकी लॉजिक सही होनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं. व्हाट इज एन इरे? एन इरे इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स दैट कैन स्टोर डेटा ऑफ सेम टाइप. ईच मेमोरी लोकेशन holds a single value which is called an element of an array. The array is represented in the computer's memory by a set of consecutive memory locations. तो array के अंदर आपने उसकी डेफिनेशन मेंशन करनी है ताकि आपको पूरे नंबर इसमें से मिल सकें. नंबर 6 की बात करते हैं. What is 1D और 1 dimensional array? 1 dimensional array is also known as linear array और vector array. It consists of only 1 row और 1 column. तो ये चीज़ आपने याद रखनी है. इसमें सिर्फ आप डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको इसमें से पूरे नंबर मिल जाएंगे. अब स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की. राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग. अगेन इसमें भी आपको 6 क्वेश्चन अवेलेबल हैं. आपने कोई से 4 जो है क्वेश्चंस उनके आंसर मेंशन करने हैं. स्टूडेंट्स आंसर मेंशन करने के लिए क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करें और फिर देखेंगे कौन से क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आप इजीली लिख सकते हैं.
उन क्वेश्चंस के आंसर आप लिखिएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन आप सिलेक्ट ना करें जिसका आंसर आपको सही तरीके से ना आता हो, ताकि आपके नंबर माइनस ना हो। फ्रेंड्स, इसके अंदर भी आपके शॉर्ट आंसर्स हैं, तो हर जो आंसर है उसके 2 मार्क्स हैं। तो आपने शॉर्ट आंसर लिखना है, मीन टू द पॉइंट आंसर लिखना है। 2 से 3 लाइनों का आंसर होगा आपका, उससे ज़्यादा आंसर आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सो नंबर 1 की बात करते हैं। व्हाट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन? यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है उसकी डेफिनेशन पूछी गई है, तो आपने यहाँ पे उसकी डेफिनेशन मेंशन करनी है। A user defined function is completely defined and customized by the programmer to solve some problems. Functions that we write are called user defined functions. User defined functions return a single value and are generally used to perform an operation that will be needed numerous of times in a program. So इतना आंसर आप लिखेंगे तो आपको इसमें से पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। Define VL function to return the numerical value from a given string, mean X string की एग्जाम्पल ले लेते हैं। द VL फंक्शन ऑल्सो स्टेप्स लीडिंग ब्लैंक्स, टैब्स एंड लाइन फीड्स फ्रॉम द आर्गुमेंट स्ट्रिंग। इसके साथ आप इस फंक्शन की जो फॉर्मेट है वो आप मेंशन कर दिया, उसका सिंटैक्स मेंशन कर दें। तो फॉर्मेट है VL है और ब्रैकेट के अंदर आप फिर कोई स्ट्रिंग दे देते हैं। यहाँ पे मेंशन है $X के नाम से। नंबर 3 की बात करते हैं। व्हाट इज CHR फंक्शन? द फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट एन ASCII कोड वैल्यू टू इट्स इक्विवेलेंट कैरेक्टर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसकी आपने सिर्फ डेफिनेशन और उसका फॉर्मेट आपने मेंशन करना है, तो आपको पूरे 2 नंबर इसमें से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। व्हाट इज अ पीसेट स्टेटमेंट? टू डिस्प्ले अ पॉइंट एट अ स्पेसिफाइड प्लेस ऑन द स्क्रीन ड्यूरिंग द यूज ऑफ ग्राफिक मोड। इसमें भी डेफिनेशन और उसके बाद आपने इसका सिंटैक्स लिखना है, तो आपको इसमें से पूरे नंबर जो है वो मिल जाएंगे। नंबर 5 की बात करते हैं। डिफाइन लाइन स्टेटमेंट। द पर्पज ऑफ लाइन स्टेटमेंट इज टू ड्रॉ लाइन्स एंड बॉक्सेस ऑन द स्क्रीन। वी कैन यूज द लाइन स्टेटमेंट टू जनरेट अ लाइन बिटवीन एनी 2 स्टेटमेंट्स। लाइन स्टेटमेंट के अंदर भी आपने क्योंकि शॉर्ट आंसर लिखना है, तो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है और इसका सेंटेक्स मेंशन करना है जो यहाँ पे मेंशन है, तो आपको उसमें से पूरे नंबर मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा सेंटेक्स जो आपने लिखना है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, उसमें अगर गलती होगी तो आपका नंबर कट सकता है। इससे सेंटेक्स भी आपने एज इट इज़ वैसे ही लिखना है जो आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। व्हाट इज अ मीडियम रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड? दिस मोड इज यूज्ड इन ड्राइंग ग्राफिक। द डिस्प्ले स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू अ मैट्रिक्स consisting of 320 columns and 200 rows of pixels. Thus, the position of each and every pixel will be determined by its coordinates on x-axis and y-axis of the screen. मीडियम रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड की डेफिनेशन पूछी गई है, तो यहाँ पे आपने उसकी डेफिनेशन डिटेल के साथ लिख देनी है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आप क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसके अंदर 6 क्वेश्चन आपके अवेलेबल थे। 6 में से आपने जो बेस्ट 4 आपको आते हैं आप उनके आंसर लिखें, और हर का आंसर के 2 मार्क्स हैं। अगर आप आंसर टू द पॉइंट और सही लिख देंगे तो आपको 2 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अटेम्प्ट एनी 2 फ्रॉम द फॉलोइंग। और स्टूडेंट्स, इसके अंदर मेंशन है कि एनी 2 फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे शॉर्ट आंसर का कोई कीवर्ड यूज़ नहीं हो रहा। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस अवेलेबल हैं उनके आंसर्स आपने डिटेल के साथ लिखने हैं, आपने शॉर्ट आंसर नहीं देने, मीन टू द पॉइंट आंसर नहीं देना, आपने डिटेल के साथ आंसर लिखना है उसका। और यहाँ पे आपके हर जो क्वेश्चन है उसके आंसर के मार्क्स 8 मार्क्स हैं। तो याद रखिए 8 मार्क्स के लिए फिर आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, कोई डिटेल लिखनी पड़ेगी, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, अदरवाइज फिर आपको पूरे नंबर नहीं मिल सकते। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम। एवरी बेसिक प्रोग्राम शुड फॉलो द फॉलोइंग रूल्स। अब बेसिक प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है, यहाँ मेंशन है। नंबर 1 इज एवरी प्रोग्राम स्टेटमेंट मस्ट बिगिन विद ए लाइन नंबर। नंबर 2 इज इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू एंड एवरी बेसिक प्रोग्राम with an end statement. However, it is not mandatory. Number 3 is repetition of line numbers within a program is not allowed. Number 4 is 2 or more statements can be written on a line, but they must be separated by a colon. Number 5 is in basic, variables can be used without declaration. Number 6 is in a basic program, the physical appearance of the program statements does not matter. For example, in a program, line number 90 can appear before the number 60. However, the program statements will always execute according to the ascending order of specified line numbers. और फ्रेंड्स, इसके अंदर ये कंप्लीट आप आंसर लिखेंगे तभी आपको पूरे 8 नंबर मिलेंगे। अगर आप इसमें से कुछ भी स्किप कर देंगे तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। राइट अ नोट ऑन लूप स्ट्रक्चर एंड इट्स टाइप्स। अब लूप्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपने वो चीज़ बतानी है। Some solutions of problems may require executing a set of statements repeatedly. In such situations, we need a structure that would allow repeating a set of statements up to fixed number of times or until a certain criterion is satisfied. Loop structure fulfills the basic requirement.
अब उसकी टाइप्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहली टाइप है फॉर नेक्स्ट लूप। व्हेन इट नोज इन एडवांस हाउ मेनी टाइम्स अ लूप मस्ट बी रिपीटेड, द फॉर नेक्स्ट लूप इज द मोस्ट इफेक्टिव ऑप्शन। फॉर लूप इज यूज टू रिपीट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स। इसका सेंटेक्स भी यहाँ पे आपने मेंशन करना है। फॉर है, आगे वेरिएबल इज इक्वल टू एक्स टू वाई और स्टेप जी तक, देन आप नेक्स्ट लिखते हैं और फिर जो वेरिएबल आपने ऊपर डिफाइन किया होता है वही वेरिएबल यहाँ पे मेंशन करते हैं। अब इसके सेंटेक्स की जरा इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। द न्यूमेरिक वेरिएबल नेम फॉलोइंग फॉर इज कॉल्ड द लूप कंट्रोल वेरिएबल और लूप वेरिएबल। X and y are numeric constants where x gives the initial or starting value of the loop and y gives the final value. Mean x से आप loop start करते हैं, y पे आप loop को end करते हैं। Z followed by keyword step gives the increment in x till y is reached. The increment can be negative also. तो friends कितना increment हो x के बाद, एक का increment हो, दो का हो, तीन का हो, चार का हो, कितना increment हो वो आप z की वैल्यू से करते हैं। अगर वहाँ पे 1 है तो एक का इंक्रीमेंट होगा, वहाँ पे 2 मेंशन है तो 2 का इंक्रीमेंट होगा, 3 है तो 3 का होगा, और ये वैल्यू आपकी माइनस में भी हो सकती है। माइनस में होगी तो फिर डिक्रीमेंट होगा। x, y एंड z कैन बी न्यूमेरिक वेरिएबल नेम्स। इन सच केसेस देयर न्यूमेरिक वैल्यूज शुड बी असाइंड बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द लूप। बिफोर कमिंग टू फॉर स्टेटमेंट द कीवर्ड नेक्स्ट शुड हैव द सेम कंट्रोल वेरिएबल एज फॉलोड बाय द कीवर्ड फॉर। और फ्रेंड्स क्योंकि इसके अंदर आपने डिटेल के साथ आंसर लिखने तो आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी पड़ेगी। आप इसमें टू द पॉइंट सिर्फ आंसर नहीं देंगे या शॉर्ट आंसर यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। अगर आप शॉर्ट आंसर लिखेंगे तो फिर आपके नंबर जो है वो कट जाएंगे, तो इसलिए आपने कंप्लीट आंसर यहाँ पे मेंशन करना है। अब सेकंड टाइप की बात करते हैं व्हाइल वेंड लूप की। द व्हाइल लूप कीप्स रिपीटिंग एन एक्शन अंटिल एन एसोसिएटेड कंडीशन बिकम्स फॉल्स। दिस इज यूजफुल वेयर द प्रोग्रामर डज नॉट नो इन एडवांस हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। सेंटेक्स है इसका व्हाइल है, उसके बाद आप एक्सप्रेशन लिखते हैं, देन लूप स्टेटमेंट्स होती हैं और फिर वेंड पे आप उसको एंड कर देते हैं। इंटरप्रिटेशन क्या है इसकी? द एक्सप्रेशन इन द व्हाइल लूप कंट्रोल्स द लूप रेपिटेशन, द स्टेटमेंट्स विच आर एग्जीक्यूटेड व्हेन द गिवन कंडीशन इज ट्रू फ्रॉम द बॉडी ऑफ द लूप। द बॉडी ऑफ द लूप is executed until the condition is true. As soon as it becomes false, the loop terminates immediately and the program control transfers to the statement next to the when statement. तो फ्रेंड्स इसके अंदर आप ये कंप्लीट आंसर लिखेंगे तभी आपको पूरे नंबर इसमें मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। राइट अ नोट ऑन सर्कल स्टेटमेंट। द पर्पज ऑफ सर्कल स्टेटमेंट इज टू ड्रॉ अ सर्कल एलिप्स ऑन द स्क्रीन ड्यूरिंग यूज ऑफ द ग्राफिक मोड। इसका सेंटेक्स यहाँ पे मेंशन है, ये सेंटेक्स आप एज इट इज इसी तरह लिखेंगे क्योंकि सेंटेक्स में अगर आपको गलती करेंगे तो आपके नंबर कट सकते हैं। अब सेंटेक्स की इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। द एक्स वाई आर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल और एलिप्स and radius is the radius measured along the major axis of the circle or ellipse. The quantities x and y can be expressions. The color specifies the color of the circle or ellipse. Its value depends on the current screen mode. In the high resolution mode, 0 indicates black and 1 indicates white. The start and end angle parameters are radian arguments between -2 pi and 2 pi, which specify where the drawing of the ellipse is to begin and end. The aspect describes the ratio of the x-axis to the y-axis. The default aspect ratio depends on the screen mode. एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल है लाइन नंबर 10 के ऊपर स्क्रीन 1 आपने मोड मेंशन कर दिया और लाइन नंबर 20 के ऊपर आपने लिख दिया सर्कल ब्रैकेट के अंदर 100, और देन आपने कॉमा 50 दे दिया। तो फ्रेंड्स इस तरह आप कंप्लीट आंसर लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर इसमें से मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज हमारा जो क्लास 10 के टेस्ट पेपर सेशन थे वो एंड हो गए। आज के सेशन के अंदर हमने कंप्लीट बुक का जो टेस्ट सेशन था वो देखा और उसका फिर सोल्यूशन हमने देखा। होपफुली आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।